नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो 12 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो प्रैक्टिस सेट डेली आप तक पहुंचा रहे हैं उसके पार्ट 12 में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा जो है 377 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आईपीसी का जो सेक्शन 377 है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है समलैंगिकता से, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। हाल ही में यह जो धारा थी काफ़ी न्यूज में थी, क्योंकि आप याद देखिएगा LGBTQ ये जो समुदाय है, इस समुदाय को जो है कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए जो है इस धारा को जो है कम कर दिया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो धारा 377 थी यह समलैंगिकता से संबंधित थी तथा यह समलैंगिकता को अवैध घोषित करती थी, परंतु हाल ही में इस धारा को कम करके जो है LGBT समुदाय को कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, धारा 377 जो संबंधित थी वह थी समलैंगिकता से संबंधित थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश से राफेल विमान को खरीदा है। तो राफेल लड़ाकू विमान को भारत ने किस देश से खरीदा है, तो फ्रांस से जो है भारत ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इस राफेल लड़ाकू विमान को कौन सी कंपनी बनाती है, तो डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन। इसी के तरह जो है इस राफेल लड़ाकू विमान को बनाया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब बात यहाँ पे फ्रांस की है, तो फ्रांस की राजधानी आपको पता होनी चाहिए क्या है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। क्या चलती है, यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन है, तो इमैनुअल मैक्रो जो हैं ये यहाँ के क्या हैं, तो राष्ट्रपति हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा फ्रांस की स्पेस एजेंसी को हम क्या कहते हैं, CNES। क्या है, तो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसको हम कहते हैं CNES। और फ्रांस में भारत के राजदूत कौन है, तो जावेद अशरफ। इसे भी आप याद रखिएगा, जो जावेद अशरफ हैं ये वर्तमान में फ्रांस में भारत के राजदूत हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में अरुंधति योजना शुरू की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो असम सरकार के द्वारा जो है अरुंधति योजना की शुरुआत की गई थी तथा इस योजना के तहत जो है दुल्हन को मुफ्त में सोना उपलब्ध कराया जाता है उनकी शादी के समय। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, दुल्हनों को जो है मुफ्त में सोना उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत। इस योजना का नाम है अरुंधति योजना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसी से मिलती जुलती एक और योजना है जिसका नाम है अरुणोदय योजना। तो दोनों योजनाएं जो है अरुणोदय योजना और अरुंधति योजना, ये दोनों योजनाएं आपको मिलेंगी असम की। असम के सीएम वर्तमान में कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल जो हैं ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के, तो यहाँ के असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी जो है ये वर्तमान में राज्यपाल है असम में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं असम में कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। असम में आपको टाइगर रिजर्व मिलेगा नामेरी टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व, तो नामेरी टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा असम में। उसके बाद काजीरंगा आपको मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा मनास टाइगर रिजर्व। और उसके बाद आपको मिलेगा ओरंग टाइगर रिजर्व। तो ये सभी टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो असम में। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा इसमें जो काजीरंगा और मनास है, काजीरंगा और मनास जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं असम में। इसे आप ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है असम में। यूनेस्को की तरह जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनको घोषित किया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा को और मनास को। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य में फगली त्यौहार मनाया जाता है। तो फगली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो फगली त्यौहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश राज्य में फगली त्यौहार मनाया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, शादी भाग्य योजना का संबंध किस राज्य से है। तो शादी भाग्य योजना का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक राज्य की यह योजना, इस योजना का नाम है शादी भाग्य योजना। यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, कर्नाटक राज्य की योजना है शादी भाग्य योजना। अगला प्रश्न हमारा है,
INS जलस्व को भारत ने किस देश से खरीदा है? तो INS जलस्व को भारत ने किस देश से खरीदा है? तो अमेरिका से भारत ने खरीदा हुआ है INS जलस्व को, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। INS जलस्व जो है इसको भारत ने अमेरिका से खरीदा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, मारिया शारापोवा का संबंध किस देश से है? तो आपको मैं बता दूं, ये जो मारिया शारापोवा इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है तथा ये खेलती थी टेनिस। क्या? टेनिस की ये फेमस खिलाड़ी थी मारिया शारापोवा, तथा इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है तथा ये रहने वाली हैं रूस की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न हमारा है, भारत किस देश के साथ मिलकर धर्मा गार्डियन नामक युद्ध अभ्यास करता है? तो धर्मा गार्डियन नामक जो युद्ध अभ्यास है भारत और जापान के मध्य किया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जापान। भारत और जापान के मध्य जो है धर्मा गार्डियन नामक युद्ध अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, 39वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वह कहाँ पे किया जाएगा? तो 39वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है यह किया जाएगा कहाँ पे? तो मेघालय में, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही। मेघालय में जो है 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, मेघालय में। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में कुल कितने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का जिक्र है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का जिक्र है? तो टोटल 6 मौलिक अधिकारों का जिक्र है। ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला आपको मिलेगा समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। यह किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आपको मिलेगा राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। उसके बाद आपको मिलेगा राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आपको मिलेगा स्वतंत्रता यानी कि राइट टू फ्रीडम का अधिकार आपको मिलेगा। उसके बाद तीसरा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार? तीसरा आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आपको मिलेगा आर्टिकल 23 से 24 के मध्य। उसके बाद आपका आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आता है कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल जो है आपका 28 तक मिलेगा आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक आपको मिलेगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट आता है वो आता है कौन सा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 के तहत मिलता है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है हमारे संविधान में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत का वह कौन सा राज्य जिसकी जो तट रेखा है, जो कोस्टल लाइन है, वह सबसे लंबी है? तो भारत में सबसे लंबी कोस्टल लाइन वाला राज्य आपको मिलेगा गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो यह हो जाएगा गोवा, यानी कि गोवा की जो तट रेखा है वो सबसे कम है और गुजरात की जो तट रेखा है सबसे अधिक है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, कथकली नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। तो कथकली का जो संबंध है आपको किस राज्य से मिलेगा? तो कथकली का संबंध है केरल से। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? तो केरल का यह एक क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथकली नृत्य। यह आपको मिलेगा केरल में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वानिकी और चराई आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वानिकी और चराई जो है आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्पादकता पर प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्पादकता पर प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह समान यानी कि शून्य रहता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया था? तो सत्याग्रह शब्द का जो पहली बार उपयोग यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हमारा है, त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म का यह ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? बौद्ध धर्म का यह ग्रंथ है त्रिपिटक जिसको पाली भाषा में लिखा गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था?
तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा यह दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इनके द्वारा जो है आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? तो आर्य समाज की जो स्थापना है यह 1875 ईस्वी में इन्होंने की थी मुंबई में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मुंबई में आर्य समाज की जो स्थापना है वह की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तथा इन्होंने एक फेमस नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न हमारा है 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न हमारा है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हुए हैं सरोद से, यानी कि ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल सही है। सरोद वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं अमजद अली खान। अगला प्रश्न हमारा है बड़ा बाग किस राज्य में स्थित है? तो बड़ा बाग आपको मिलेगा जैसलमेर में। जैसलमेर जगह आपको मिलेगी राजस्थान में। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में मिलेगा आपको बड़ा बाग। अगला प्रश्न हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा वर्ष 2016 में जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का हिस्सा नहीं है? तो आसियान का दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा देश हिस्सा नहीं है? तो भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आसियान में टोटल जो है 10 कंट्री हैं। कौन कौन से आपको याद रखना है। आसियान में ब्रुनई आपको मिलेगा, दारुसलाम मिलेगा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार और मलेशिया। ये टोटल 10 देश हैं जो आसियान के मेंबर हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा आसियान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बैंकॉक। कहाँ पे? बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। सॉरी, बैंकॉक में तो इसकी स्थापना की गई थी, परंतु आसियान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहाँ पे? तो जकार्ता में जो है आपको मिलेगा आसियान का हेडक्वार्टर। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पे? तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय आपको मिलेगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आपको मिलेगा बिम्स्टेक का मुख्यालय। अगला प्रश्न हमारा है कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो नाम पेन जो है यह कंबोडिया की राजधानी है। तथा हनोई किसकी राजधानी है? तो वियतनाम की जो राजधानी है, वियतनाम की राजधानी है हनोई। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है वूलर झील का संबंध किस राज्य से है? तो वूलर झील का जो संबंध है यह किस राज्य से है? तो वूलर झील का संबंध आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर से। यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल से, जो वूलर झील है यह आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा। तो यह जो वूलर झील है यह मीठे पानी की झील है। किस प्रकार की झील है? तो यह जो वूलर झील है यह मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न हमारा है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के वर्तमान मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 316 तथा अनुच्छेद 316 के अनुसार जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। आप ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर जो हैं प्रदीप कुमार जोशी ये वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न हमारा है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डाटा ट्रांसफर करने के नियमों का एक सेट क्या कहलाता है? तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डाटा ट्रांसफर करने के नियमों का जो एक सेट होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। वह जो नियम होता है, नियमों का सेट होता है, वह प्रोटोकॉल कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है 1 GB कितने के बराबर होता है? तो 1 GB बराबर होता है आपका 1024 MB के। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा
1 GB बराबर होता है आपका 1024 MB के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम 1 MB की बात करें तो 1 MB आपका बराबर होता है 1024 KB के। तो दोनों आपको याद रखना है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का हम उपयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु दाब को मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। बैरोमीटर की सहायता से जो है एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब को मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 12वें नंबर का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।